अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नए साल की शुरुआत, नया साल, नई उमंग, नया जोश। 1 जनवरी की बात ही कुछ और होती है। कुछ ना कुछ नया करने, नया सीखने और नई चीजों को हासिल करने की खुद से की गई प्रॉमिस, जिसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कहते हैं। साल के पहले ही दिन देर तक सोने के कारण गट्टू ने साइकिलिंग ट्रिप मिस कर दी थी और उसने भी रेजोल्यूशंस लिया था नए साल में रोज सुबह जल्दी उठने का। और इस नए साल की एक शानदार शुरुआत के लिए पापा ने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट की। नए साल की शुरुआत हम पूरी फैमिली साथ में पिकनिक मना के करेंगे। वाह, बड़ा मजा आएगा। हाँ, पिकनिक तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन पिकनिक मनाने हम जाएंगे कहाँ? अरे शहर के बाहर एक खूबसूरत सी जगह है, लेक के किनारे कैंप साइट। मैंने ऑलरेडी वहाँ एक फैमिली टेंट की बुकिंग कर ली है। वाह, लेक के किनारे, ये तो बहुत सुंदर सी जगह होगी। हाँ जल्दी चलो, निकलते हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव है यहाँ से। पिकनिक के प्लान से मम्मी, गट्टू और चिंकी काफी खुश हो जाते हैं। गट्टू और चिंकी पैकिंग में मम्मी की हेल्प करने लगे। गट्टू ने म्यूजिक सिस्टम, बाइनोकुलर्स, फोल्डिंग चेयर और फुटबॉल को कार में रख लिया। वहीं चिंकी ने मम्मी के साथ मिलकर स्नैक्स, नैपकिन्स, पेपर प्लेट्स, थर्मोफ्लास्क में चाय जैसी कई चीजें पैक कर ली। चिंकी ने अपनी ड्राइंग बुक और पेंटिंग बॉक्स भी रख लिया, क्योंकि उसे लेक और उसके आसपास की खूबसूरत दृश्य को पेंट करने का मन था। सारी चीजें कार में रखने के बाद चिंकी, गट्टू, दादी माँ, मम्मी और पापा पिकनिक के लिए निकल पड़े। पापा एकदम स्मूथली कार चला रहे थे और कार के अंदर चिंकी और गट्टू ने अपना फेवरेट सॉन्ग चलाया हुआ था। थोड़ी दूर जाने के बाद दादी माँ ने पापा से पूछा, ये रास्ता तो गणेश मंदिर होते हुए जाता है ना? हाँ, अभी 10 मिनट में गणेश मंदिर आ जाएगा। फिर हम सब वहाँ थोड़ी देर रुक जाएंगे। किसी भी कार्य के शुरू में गणेश जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो क्यों ना हम आज नए साल की शुरुआत गणेश जी को मंदिर में प्रणाम करके करें, हैं? हाँ माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पापा को भी दादी माँ का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और गणेश मंदिर के पास उन्होंने कार रोक दी। गणेश मंदिर बहुत ही भव्य था। कई सीढ़ियां चढ़ने के बाद सभी मंदिर के अंदर जाते हैं, जहां गणेश जी की बहुत ही बड़ी सी मूर्ति थी। पापा ने पास ही की एक दुकान से फूल, दिया, मोदक सब खरीद लिया था और फिर सबने मंदिर के पुजारी जी की हेल्प से गणेश जी की पूजा की और प्रसाद में मोदक खाए। मंदिर से बाहर आते हुए गट्टू और चिंकी ने देखा कि बहुत से गरीब लोग भी वहां बैठे हुए थे। ये देखकर गट्टू और चिंकी सैड हो जाते हैं। पापा, नए साल को सेलिब्रेट करने का हक तो सबका होता है ना, चाहे अमीर हो या गरीब। हाँ बेटा, न्यू ईयर की खुशी तो सभी के लिए होती है। फिर मम्मी, इन लोगों के चेहरे इतने सैड क्यों लग रहे हैं? क्या हम इनकी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं गट्टू, हम जरूर इनको भी नए साल की खुशियाँ देंगे। पापा मम्मी ने एक हलवाई की दुकान से बहुत सारे फूड पैकेट्स तैयार करवाए और फिर दादी माँ, गट्टू और चिंकी ने वो सारे फूड पैकेट्स उन गरीब लोगों में बांट दिए। उन सब के चेहरे की खुशी देखकर गट्टू और चिंकी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मंदिर से निकल के पूरी फैमिली फिर से कार में बैठ जाती है और पापा सीधे कैंप साइट की ओर ड्राइव करने लगते हैं। 1 घंटे ड्राइव करने के बाद सभी कैंप साइट पहुंचते हैं। वहां की तैयारियां देख के गट्टू और चिंकी की खुशी का ठिकाना ना रहा। अरे वाह, इतने सारे टेंट्स, और वो देखो, इतना सुंदर लेक, इसका पानी कितना साफ है। कैंप ऑर्गेनाइजर ने वहाँ काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। वहाँ पहले से ही काफी फैमिलीज आ चुके थे। कुछ लोग टेंट्स के अंदर बैठे थे तो कुछ लोग बाहर बैडमिंटन खेल रहे थे। कहीं बच्चे झूला झूल रहे थे तो कहीं फुटबॉल खेल रहे थे। पापा ने ऑर्गेनाइजर से बात की। उन्हें लेक के पास ही टेंट नंबर 16 मिला था। गट्टू और चिंकी ने कार से सारा सामान निकालकर टेंट में रख दिया। फिर मम्मी ने पेपर प्लेट्स में घर से लाई हुई काफी यम्मी स्नैक्स सबको खाने के लिए दे दी। फिर पापा ने म्यूजिक सिस्टम पे क्लासिकल पुराने सॉन्ग्स लगा दिए। वो गाने मम्मी और दादी माँ को भी काफी अच्छे लगते थे। चिंकी ने फिर अपना ड्राइंग बुक खोला
और आसपास के खूबसूरत दृश्य का चित्र बनाने लगी। उसकी ड्राइंग और पेंटिंग स्किल्स सच में लाजवाब थी। गट्टू ने बाइनोकुलर्स निकाला और उससे दूर तक की चीजें देखने लगा। अरे चिंकी, देखो लेक में कुछ लोग छोटे छोटे बोट्स चला रहे हैं। किस तरफ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे इस बाइनोकुलर से देखो, सब नजर आएगा। गट्टू ने चिंकी को भी बाइनोकुलर दिया और उससे चिंकी ने भी लोगों को लेक में बोट रोइंग करते हुए देखा। ये तो काफी मजेदार लग रहा है। क्या हम भी बोट चला सकते हैं? अरे नहीं नहीं, ये झील काफी गहरी है, कोई भी लेक की तरफ नहीं जाएगा। हाँ मम्मी, गहरी झील में जाना डेंजरस होता है। डेंजरस तो है, लेकिन कैंप में बोट रोइंग की सारी फैसिलिटीज है। सेफ्टी जैकेट्स, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स, लाइफ गार्ड्स सभी है। तो क्या हुआ, बोटिंग करना जरूरी तो नहीं? बोटिंग करना जरूरी नहीं, लेकिन अपने अंदर के डर को मिटाना बहुत जरूरी है। हम लंच के बाद बोटिंग करने चलते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है। मुझे भी। पापा के प्लान के हिसाब से सबने लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम किया, फिर बोटिंग सेक्शन की तरफ चल दिए। दादी माँ लंच के बाद 1-2 घंटे सोना पसंद करती थी। वो टेंट में आराम से सो गई। कैंप के इंस्ट्रक्टर ने उन्हें एक बहुत ही प्यारी सी छोटी बोट दिखाई और उसे रॉ करने की टेक्निक्स भी बताई। हर बोट के साथ एक ट्रेंड लाइफ गार्ड रहता था और हर किसी ने लाइफ जैकेट्स भी पहन लिए। उसके बाद सब बोट में बैठ गए और धीरे धीरे उसे रॉ करते हुए झील में अंदर की ओर चल दिए। शुरू में थोड़ी देर तो मम्मी, गट्टू और चिंकी को डर लगता रहा, लेकिन 15-20 मिनट के बाद उनका डर दूर हो गया। अब वो भी पापा के साथ मिलकर बोट रोइंग करने लगे और उस सुंदर से लेक के एकदम बीच पहुंच गए। कितना अमेजिंग लग रहा है। हाँ, पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा हुआ जो मैं भी साथ में आ गई, वरना हमेशा मेरे अंदर ये डर ही बैठ जाता। मैं इसलिए तो तुम सबको यहाँ साथ लेकर आना चाहता था। काफी देर तक बोट रोइंग का आनंद लेने के बाद वो सब किनारे की तरफ चल दिए। जब बोट किनारे से 15-20 मीटर दूर थी तो पापा बोट से नीचे लेक में कूद गए। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस बच्चों के लिए आज की एक आखिरी लेसन बाकी है। गट्टू और चिंकी सरप्राइज्ड होकर पापा को देखते रहे, जो अब बोट के नीचे लेक में फ्लोट कर रहे थे। आओ बच्चों, धीरे से तुम भी झील में उतर जाओ। अरे इन दोनों ने तुम्हारी तरह कभी स्विमिंग नहीं की, इसलिए तो मैं उन्हें आज पानी में फ्लोट करने का एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। डरो मत, इन लाइफ जैकेट्स के कारण हम फ्लोट करेंगे, कोई डूबेगा नहीं। अरे बहुत रिस्की है ये। बिना किसी सेफ्टी गियर या ट्रेंड लाइफ गार्ड के बिना पानी में उतरना रिस्की होता है। यहाँ हमारे पास सेफ्टी जैकेट्स है, मैं खुद स्विमिंग जानता हूँ और ये लाइफ गार्ड बोट भी हमारे साथ है। कहीं कोई रिस्क नहीं है बाबा, भरोसा करो। गट्टू और चिंकी डरते डरते पानी में उतरते हैं। पापा की बात सही थी। पानी में पूरा उतरने के बाद ही उन्होंने महसूस किया कि सेफ्टी जैकेट्स के कारण उनकी बॉडी नेचुरली पानी में फ्लोट कर रही थी। फिर पापा ने उन्हें स्विमिंग के 1-2 बेसिक टिप्स दिए। अब पानी के अंदर गट्टू और चिंकी को काफी मजा आ रहा था। थोड़ी देर तक मस्ती करने के बाद सभी झील से बाहर आ जाते हैं और अपने टेंट की ओर चलते हैं। टेंट में जब गट्टू और चिंकी ने दादी माँ को स्विमिंग की बात बताई तो वो भी सरप्राइज्ड हो गईं। पर साथ ही साथ गट्टू और चिंकी की हिम्मत देखकर उन्हें काफी प्राउड फील हुआ। शाम में कैंप साइट से वापस घर की ओर आते हुए कार में पापा ने कहा, पिकनिक तो एक बहाना था, मेरा रियल मकसद तो नए साल पे तुम लोगों को एक नया एक्सपीरियंस देना था, जिससे तुम अपने डर को हरा सको। नए साल की यही बेस्ट शुरुआत हो सकती थी। नए साल की शानदार शुरुआत। 26 जनवरी की परेड। 26 जनवरी की सुबह हुई। सुबह के 4:30 बजे के करीब गट्टू चिंकी ने एक साथ आंखें खोली। उनकी आंखें खुलने के 5 सेकंड बाद अलार्म जोर से बजने लगा और गट्टू अलार्म बंद करते हुए चिंकी से कहने लगा, कमाल है, आज तो अलार्म बजने से पहले ही आँख खुल गई। रोज तो अलार्म बजकर बंद हो जाता था, फिर भी नींद नहीं टूटती। आज आँख कैसे न खुलती? आज हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे है। हाँ, हमें आज अलार्म ने नहीं, हमारे देश प्रेम ने जगाया है। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। अरे चलो चलो, देखते हैं मम्मी पापा नींद से जाग गए या नहीं।
आज उन्हें भी तो आना है स्कूल हमारी परेड देखने के लिए। तभी मम्मी आकर बोली, डोंट वरी, हम भी नींद से जाग गए हैं। आप कब उठे? अभी ना, हम आपसे 5 मिनट पहले ही उठ गए थे आज, पता है? हाँ हाँ पता है, तुम्हारी घोषणाएं सुनकर ही हमारी नींद टूट गई। वैसे घोषणाएं अच्छी थी तुम्हारी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छी शुरुआत हुई है रिपब्लिक डे की। हैप्पी रिपब्लिक डे बच्चों। हैप्पी रिपब्लिक डे। तभी पापा भी आ गए। हैप्पी रिपब्लिक डे बच्चों, गणतंत्र दिवस की तुम दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापा आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों तुम दोनों फटाफट रेडी हो जाओ और निकलो, हम भी आते हैं तुम्हारे पीछे। अरे हाँ, चलो चिंकी फटाफट रेडी होना है। मिश्रा सर ने जल्दी बुलाया है हम सबको, याद है ना? हाँ हाँ याद है, चलो फटाफट तैयारी करते हैं। गट्टू चिंकी फटाफट फ्रेश होकर नहा धोकर ब्रेकफास्ट खत्म करके मम्मी से बोले, मम्मी हम जा रहे हैं, आप दोनों भी जल्दी से आ जाना। बाय। बाय बच्चों, आराम से जाना। चलो चिंकी। गट्टू चिंकी स्कूल पहुँचे तो आज स्कूल में काफी अलग और एनर्जेटिक माहौल था। देशभक्ति पर गीत बज रहे थे। पूरा स्कूल रंग बिरंगी फूलों से, पताकाओं से और रंगोली और गेरू से सजाया गया था। बच्चे मैदान में इकट्ठे हो रहे थे। कुछ बच्चे आ रहे थे, कुछ बच्चे फ्लैग होस्टिंग की तैयारी में बिजी थे। पेरेंट्स आने अभी शुरू नहीं हुए थे, लेकिन चीफ गेस्ट की कार आ चुकी थी। हेडमास्टर सर और कुछ टीचर्स चीफ गेस्ट का स्वागत कर रहे थे। तभी मिश्रा सर गट्टू चिंकी के पास आए और बोले, अरे चलो, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? सॉरी सर, हम बस आ ही रहे थे। ऐसा कहकर गट्टू चिंकी मिश्रा सर के पीछे पीछे निकल गए। आधा घंटा ऐसे ही चला गया और आधे घंटे बाद पूरा स्कूल कैंपस पैक हो गया। स्कूल के सामने ग्राउंड पर सारे बच्चे लाइन में खड़े थे। स्टेज पर चीफ गेस्ट और उनके साथ प्रिंसिपल सर और बाकी कुछ टीचर्स थे। मिश्रा सर माइक के सामने सबको सूचनाएं देने के लिए उपस्थित थे। बच्चों के पीछे पेरेंट्स भी लाइन में खड़े होकर समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे। उनमें गट्टू चिंकी के मम्मी पापा भी कब से आकर खड़े थे। मम्मी की नजरें बार बार गट्टू चिंकी को ढूंढ रही थी। गट्टू चिंकी कहाँ है? अरे आज उनकी परेड है ना, वो देखो सामने सोल्जर्स के यूनिफॉर्म में एक लड़कों की और एक लड़कियों की ऐसी 2 टुकड़ियां हैं। गट्टू और चिंकी उन टुकड़ियों के सामने खड़े हैं उनका नेतृत्व करने के लिए। गट्टू चिंकी अपनी अपनी टुकड़ी के सामने एकदम शान से खड़े थे। उन दोनों की नजरें सामने फ्लैग स्टैंड की तरफ थी। पूरा माहौल बन गया था। हर कोई अपनी अपनी जगह पर काफी शांत और डिसिप्लिन में खड़ा था और सूचना के इंतजार में था। एक साथ सावधान! मिश्रा सर की सूचना आते ही उपस्थित सभी झट से सावधान की स्थिति में आ गए। अब मैं गणतंत्र समारोह के हमारे अध्यक्ष, हमारे स्कूल के हेडमास्टर और आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि को अनुरोध करता हूँ कि वह फ्लैग होस्टिंग करने के लिए आगे बढ़े। हेडमास्टर सर, चीफ गेस्ट और कुछ सीनियर टीचर्स फ्लैग स्टैंड की तरफ बढ़ गए। अब सबकी नजरें ऊपर तिरंगे की तरफ थी, जो बस कुछ ही क्षणों में फहराया जाने वाला था। मुख्य अतिथि और हेडमास्टर ने डोर खींची और गुलाब की पंखुड़ियां बिखरता हुआ तिरंगा बंधन से मुक्त हुआ और देखते देखते हवा में फड़फड़ाने लगा। बैंड पथक और गीत पथक रेडी था। उन्होंने राष्ट्रगान बजाना शुरू किया। स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, उपस्थित मान्यवर और अपने अपने छोटे सिपाहियों के सामने खड़े 2 छोटे छोटे सेना नायक गट्टू और चिंकी तिरंगे की तरफ गर्व से देखते हुए राष्ट्रगीत गा रहे थे। राष्ट्रगीत संपन्न हुआ। अब सब काफी उत्सुक थे कि आगे क्या होने वाला है। तभी मिश्रा सर से पहले ही पापा मम्मी के कान में बोल पड़े, अब परेड की सूचना मिलेगी देखना। हमारे स्कूल की 2 टुकड़ियां बाल सेना प्रमुख गट्टू और बालिका सेना प्रमुख चिंकी के नेतृत्व में तिरंगे को सलामी देने के लिए सज्ज है। मैं बाल सेना प्रमुख गट्टू से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी बाल सेना के साथ तिरंगे को सलामी देने के लिए आए। गट्टू सूचना के इंतजार में ही था। सूचना मिलते ही वो अपनी टुकड़ी को आदेश देने लगा। परेड, सावधान, सलामी देनी है, सलामी देंगे, दाएं मुड़। गट्टू की बाल सेना उसके आदेश का ही इंतजार कर रही थी। उसका आदेश मिलते ही सब दाएं मुड़ गए।
बैंड पथक बजने लगा और बाल सेना सलामी देती हुई आगे बढ़ने लगी। सबकी नजरें तिरंगे पर ठहरी हुई थी और सबके पैर और हाथ एक साथ आगे पीछे हो रहे थे। गट्टू की सेना तिरंगे को सलामी देकर फिर सामने जाकर रुक गई। परेड, सावधान, सलामी देनी है, सलामी देंगे, दाएं मुड़। फिर चिंकी के नेतृत्व में उसकी बालिका सेना भी उसी डिसिप्लिन और ठाठ के साथ तिरंगे को सलामी देती हुई आगे बढ़ने लगी। तिरंगे को सलामी देकर बालिका सेना बालक सेना के पास स्टेज की दाईं तरफ जाकर रुक गई। अब सब तिरंगे के प्रति अपनी निष्ठा, प्रेम और एकात्मता का दर्शन कराने के लिए जय घोष करेंगे। उसके बाद सभी स्थानापन्न होंगे। फिर नृत्य, गायन, नाट्य सादरीकरण और उसके बाद चीफ गेस्ट और अध्यक्ष हमें संबोधित करेंगे। ऐसी आगे की रूपरेखा रहेगी। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, गणतंत्र दिन चिरो। इस प्रकार जय घोष में आसमान गूंज उठा और इस प्रकार सबने देश और देश के गणतंत्र प्रति अपना सम्मान और स्नेह व्यक्त किया। पतंग का पेड़ मकर संक्रांति से सूर्य उत्तर की ओर झुकने लगता है, जिसे उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण काफी शुभ माना गया है। इस शुभता का जश्न मनाने के लिए पतंग उड़ाने की प्रथा शुरू हुई। पतंग शुभता, आजादी और नई शुरुआत का प्रतीक है। गट्टू चिंकी भी पतंगबाजी के लिए काफी उत्सुक थे। मकर संक्रांति के एक दिन पहले पतंग लाने के लिए वे पापा के साथ मार्केट आए। मार्केट में काफी भीड़ थी। काफी लोग संक्रांति की शॉपिंग कर रहे थे। संक्रांति की जरूरी शॉपिंग होते ही पापा बोले, चलो अब पतंग लेने के लिए पतंग गली चले। हाँ हाँ चलो। गट्टू चिंकी पापा के साथ पतंग गली में आए। गट्टू चिंकी ने सोचा था पतंग गली की हर दुकान रंग बिरंगी पतंगों से सजी होगी। बच्चों के इंतजार में पतंग झूम रहे होंगे, लेकिन उनकी घोर निराशा हुई क्योंकि दुकानों में पतंग काफी कम थे और जो थे वो भी फटे पुराने मालूम हो रहे थे। सब लोग एक दुकान में आए। वहाँ एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था। तब पापा बोले, चाचा जी पतंग काफी कम है इस साल, बच्चे आकर ले गए क्या? बच्चे लेकर नहीं गए, बच्चे तो आ ही नहीं रहे, इसीलिए तो मार्केट में पतंग देख नहीं रहे। मैं कुछ समझा नहीं। पतंग का पूरा मार्केट बच्चों पर होता है और बच्चों को मोबाइल से फुर्सत कहाँ। जब से कोरोना आया है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बच्चों को मोबाइल दिए गए हैं। अब बच्चों को मोबाइल की इतनी बुरी लत लग गई है कि वो मोबाइल छोड़ना ही नहीं चाहते। मेरे खुद के 2 पोते हैं घर में, पतंग को हाथ भी नहीं लगाते, बस हर वक्त मोबाइल में गेम खेलते हैं, नहीं तो रील्स देखते रहते हैं। अब आप ही बोलो पतंग का मार्केट डाउन क्यों नहीं होगा? ये सुनकर गट्टू ने चिंकी की तरफ देखा। सच कहा आपने, हमारे सोसाइटी के बच्चे भी पहले रात दिन कैंपस में खेलते रहते थे, लेकिन कोरोना के बाद से किसी को बाहर खेलते हुए नहीं देखा मैंने। अब ये सब तो चलता ही रहेगा। बोलो बच्चों, आपको कैसे पतंग चाहिए? परेशान गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनका फैसला हो चुका था। अब हमें पतंग नहीं कुछ और चाहिए। रात में खाना खाकर गट्टू चिंकी और पापा मम्मी को संक्रांति के व्यंजन बनाने में मदद कर रहे थे। मम्मी, आप हमसे लड्डू बनवा रही हो, याद है ना आपको? हमारी भी मदद करनी है। हाँ, नहीं तो लड्डू बनते ही सोने चली जाओगी आप और हमारे प्लान का सत्यानाश हो जाएगा। और फिर हमारी प्लानिंग, हमारा सामान सब वेस्ट चला जाएगा। ये सुनकर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बाबा, मैं पूरी हेल्प करूंगी, अब बस जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और देखते देखते तिल, गुड़ के लड्डू और बाकी व्यंजन भी बनकर तैयार हो गए। चलो अब निकालो तुम्हारा सामान। ये जगह कम पड़ जाएगी, ऐसा करते हैं हॉल में चलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर सब लोग हॉल में आए। पापा और गट्टू ने मिलकर सोफे और बाकी सामान हटाकर जगह बनाई। चिंकी सामान की बैग लेकर आई। गट्टू चिंकी मार्केट से पतंग का सामान लेकर आए थे। उन्हें सोसाइटी में पतंग का पेड़ बनाकर बच्चों को एक मैसेज देना था। मम्मी ने रंग बिरंगी कागज का रोल लिया और कागज पूरे हॉल में फैलाया। चलो, पतंग का कागज तो सेट है, अब इसे काट कर पतंग बनाना शुरू करते हैं। फिर क्या, पापा मम्मी और गट्टू चिंकी कैंची से कागज कट करने लगे।
मम्मी सबको गाइड कर रही थी और उस हिसाब से सब काम कर रहे थे। देखते देखते काम खत्म हुआ और ढेर सारे रंग बिरंगी पतंग बनकर तैयार हो गए। फिर अंधेरे का फायदा उठाकर सब नीचे सोसाइटी कैंपस में आए और सबने मिलकर वो पतंग एक पेड़ को बांध दिया। पतंग का पेड़ तैयार हो गया। काफी सारे रंग बिरंगी पतंग पेड़ पर फड़फड़ा रहे थे। अंधेरे में भी पेड़ काफी चमक रहा था और काफी खूबसूरत दिख रहा था। मम्मी पापा और गट्टू चिंकी सब खुश होकर पतंग का पेड़ देखते रहे। वाह, ब्यूटीफुल। सब देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। गट्टू, इसका फोटो ले लो और सोसाइटी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दो। मकर संक्रांति की सुबह हुई। हरी नींद से उठा और उठते ही उसने मोबाइल हाथ में लिया। चलो देखता हूँ किस किस ने मुझे हैप्पी संक्रांति विश किया है। अरे ये क्या, पतंग का पेड़। हरी बिस्तर से उठकर भागते हुए नीचे सोसाइटी कैंपस में आया। कैंपस के बीचों बीच खड़े पेड़ पर काफी सारे रंग बिरंगी पतंग फड़फड़ा रहे थे। पतंग का ये पेड़ देखने के लिए काफी सारे बच्चों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। वाओ, पतंग का पेड़। ये फोटो गट्टू ने अपलोड की थी ना? हाँ, जैसे ही सुबह व्हाट्सएप खोला ये दिख गया। भागते हुए नीचे आया तो सच में पतंग का पेड़ था। पहले तो मुझे लगा कि मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। अमेजिंग कंसेप्ट। अरे क्या यार, हम भी ऑनलाइन तो दिन रात गुड मॉर्निंग बोलते रहते हैं, लेकिन आज इतने दिनों बाद ऑफलाइन मिल रहे हैं, फिर भी कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा। अरे आज मकर संक्रांति भी है। हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति सबको। चलो अब पतंग उड़ाते हैं। ए नहीं, ये गट्टू की फैमिली ने बनाया है, उनके परमिशन के बिना कैसे? तभी पीछे से आवाज आई, नो परमिशन, ओनली सेलिब्रेशन। पीछे गट्टू और उसकी पूरी फैमिली खड़ी थी। गट्टू की मम्मी ने सबको तिल गुड़ के लड्डू बांटे। हैप्पी संक्रांति बच्चों। हैप्पी संक्रांति। ये पतंग का पेड़ आप सभी के लिए बनाया है। जितने चाहिए उतने पतंग लो और उड़ाओ। बस एक शर्त है। क्या? आज दिन भर कोई भी मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा। ऑनलाइन तो बहुत त्योहार मना लिया यार, आज ऑफलाइन मनाएंगे। ये सुनकर सारे बच्चे शर्मिंदा हो गए। सॉरी यार गट्टू, ऑनलाइन आने में जो मजा नहीं वो सबके साथ ऑफलाइन जीने में है। ये बात हमें इस पतंग के पेड़ के बहाने पता चली। चलो आज हम सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे और संक्रांति के शुभ अवसर पर नई शुरुआत करेंगे। फिर क्या, सारे बच्चों ने एक एक पतंग पेड़ से काट लिया और सब मिलकर रंग बिरंगी पतंग आसमान में छोड़ने लगे। गट्टू चिंकी की पतंगबाजी। मकर संक्रांति का दिन था। मम्मी किचन में बिजी थी, पापा सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे और गट्टू चिंकी पतंग की तरह हॉल में इधर उधर तैर रहे थे। पतंगबाजी करने के लिए दोनों बेसब्र थे। पापा चलिए ना पतंग लाने। हाँ, बस 5 मिनट, न्यूज़ देख लूं फिर चले जाएंगे। कल कह रहे थे कल जाएंगे, आज कह रहे हो बस 5 मिनट। तभी हाथ में रंगीन पतंग लेकर सोसाइटी के बच्चे आए और गट्टू चिंकी से कहने लगे, तुम दोनों पतंग उड़ाने नहीं आ रहे हो? हम सब ऊपर छत पर पतंग उड़ाने जा रहे हैं। ये सुनकर गट्टू चिंकी और ज्यादा नाराज हो गए। तुम सब लकी हो यार, तुम्हारे हाथ में पतंग फड़फड़ा रहे हैं। हमने तो अभी तक पतंग भी नहीं खरीदे। अरे जल्दी जाओ, नहीं तो सारे पतंग खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहकर बच्चे अपनी अपनी पतंग लेकर चले गए। 5 मिनट खत्म हो गए और पापा बोले, चलो बच्चों पतंग खरीद कर लाते हैं। गट्टू चिंकी खुश हो गए। हाँ पापा, जल्दी चलो। तभी मम्मी ने किचन से आवाज लगाई, अरे कोई तो मेरी मदद करो, त्योहार का दिन है, अकेले क्या क्या करूं? रेवड़ियाँ बनानी है, तिल गुड़ के लड्डू बनाने हैं, खाना भी बनाना है। मम्मी की बात सुनकर गट्टू चिल्लाया, अरे मम्मी, हम पतंग लाने जा रहे हैं। बाद में जाना, पहले मेरी मदद करो। पापा आप खड़े क्यों हो, चलो ना। अरे पतंग कहाँ भागे जा रहे हैं, तुम जाकर मम्मी की मदद करो, बेचारी अकेले काम कर रही है। तब तक मैं न्यूज़ देखता हूँ। ऐसा कहकर पापा फिर से न्यूज़ देखने बैठ गए।
गट्टू चिंकी को बहुत गुस्सा आया। बेचारों ने गुस्सा कंट्रोल किया और किचन में भागे। गट्टू, तुम जरा ये गुड़ बारीक कर दो और चिंकी तुम ये तिल कूट दो। तब तक मैं काजू बादाम के टुकड़े करती हूँ। गट्टू गुड़ बारीक करने लगा, चिंकी तिल कूटने लगी। फिर मम्मी ने घी में गुड़ डाला और फिर कूटा हुआ तिल और ड्राई फ्रूट गुड़ में डालकर मिश्रण तैयार किया। अब बस लड्डू बनाने में मेरी मदद करो, बाकी मैं सब कर लूंगी। मम्मी। नाराज गट्टू चिंकी मम्मी के साथ मिलकर तिल गुड़ के लड्डू बनाने लगे। आधे घंटे बाद सारे लड्डू बन गए। चलो मम्मी, बाय। भागो। ऐसा कहकर दोनों किचन से भाग गए। अरे लड्डू तो खाकर जाओ। सुनो, न्यूज़ देखते देखते पापा ने गट्टू चिंकी को भागते हुए देखा तो पापा चिल्लाए, अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। और पापा भी दोनों के पीछे दौड़ पड़े। गट्टू चिंकी दुकान में आए तो उन्हें एक भी पतंग लटकी हुई नहीं दिखी। अंकल, पतंग कहाँ है? बेटा, पतंग तो सारी खत्म हो गई। आपको जल्दी आना चाहिए था। ये सुनते ही गट्टू चिंकी की आंख में आंसू आ गए। वो रोते हुए पीछे की तरफ मुड़े तो पापा पीछे खड़े थे। क्या हुआ बच्चों? गट्टू चिंकी ने पापा से बात तक नहीं की। दोनों रोते हुए घर की तरफ भाग गए। गट्टू चिंकी घर आए तो दरवाजे पर मम्मी खड़ी थी। क्या हुआ? नहीं मिली पतंग? हमें किसी से बात नहीं करनी। ऐसा कहकर दोनों गुस्से से अपने कमरे में निकल गए। थोड़ी देर बाद हाथ में एक बैग लेकर पापा आए तो मम्मी पूछने लगी, क्या हुआ बच्चों को? दोनों काफी गुस्सा है। हमारी गलती है सब। हमें पहले से पतंग का इंतजाम कर लेना चाहिए था। पतंग खत्म हो गई, इसलिए गुस्सा हैं दोनों। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब कैसे समझाएं बच्चों को? ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं, दुकान से कुछ रंगीन कागज और पतंग का सामान लाया था। देखते हैं बनाकर। बने तो ठीक, नहीं तो क्या करें। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं पतंग बनाना जानती हूँ। क्या कह रही हो? बात बन गई फिर तो। फिर क्या था, मम्मी पापा के साथ मिलकर पतंग बनाने लगी। मम्मी ने सारे सामान का ठीक ठीक उपयोग किया और 5 पतंग बनकर तैयार हो गईं। आप बच्चों को लाइए, मैं छत पर जाती हूँ। पापा बच्चों के कमरे में आए। गट्टू चिंकी रो रहे थे। पापा को देखकर दोनों और गुस्सा हो गए। पापा, प्लीज आप जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी। मैं तुमसे बात करने नहीं, बस ये कहने आया था कि ऊपर छत पर तुम्हारी मम्मी पतंग उड़ा रही है। ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। क्या? सच? तुम खुद चलकर देख लो। गट्टू चिंकी पापा के साथ छत पर पहुँचे तो मम्मी पतंग उड़ा रही थी। गट्टू, चिंकी, आओ, कितना मजा आ रहा है। मम्मी, ये पतंग कहाँ से लाए आपने? तुम्हारी मम्मी ने खुद बनाए हैं। एक नहीं, 5-5। सच मम्मी? आपने कैसे बनाए? जैसे तुम दोनों ने तिल गुड़ के लड्डू बनाए। चलो पतंगबाजी करते हैं। फिर क्या था, गट्टू चिंकी भी पतंग की तरह हवा में तैरने लगे और मम्मी पापा के साथ मिलकर पतंगबाजी का आनंद लेने लगे। गट्टू बना नेताजी। गट्टू चिंकी स्कूल आए हुए थे। मिश्रा सर कुछ काम से क्लास के बाहर गए हुए थे। इसका फायदा उठाकर सारा क्लास मस्ती कर रहा था। तभी हाथ में नोटिस बुक लेकर प्यून आया। अरे बच्चों, शांत हो जाओ। मिश्रा सर कहाँ हैं? वो बाहर गए हुए हैं, इसलिए तो हम मस्ती कर रहे हैं। ए नाचो रे। बच्चे फिर से मस्ती करने लगे और प्यून सोच में पड़ गया। मिश्रा सर तो यहाँ नहीं है। अब इस नोटिस का क्या करूं? तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। अरे बच्चों, शांत हो जाओ। यह बताओ तुम्हारा नेता कौन है? गट्टू। बच्चे गट्टू का नाम लेकर चिल्लाने लगे तो प्यून बोला, नेताजी आइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस की नोटिस है, क्लास में पढ़कर सुनाइए। गट्टू सामने आया और नोटिस बुक लेकर पढ़ने लगा कि तभी मिश्रा सर आगे आए और गट्टू को सामने खड़ा देखकर पूछने लगे, क्यों भाई हरी, बच्चों को पढ़ा रहे हो? अरे नहीं सर, कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस है ना, उसी की नोटिस है। आप क्लास में नहीं थे इसलिए बच्चों से पूछा आपका नेता कौन है।
बच्चे बोले गट्टू, इसीलिए गट्टू से पढ़वा रहे हैं। ऐसी बात है तो नेताजी शुरू हो जाओ। गट्टू नोटिस पढ़ने लगा। कल 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती अवसर पर सभी बच्चे सुबह ठीक 7 बजे अभिवादन हेतु मैदान में दाखिल हो जाएं। ऐसा कहकर गट्टू ने नोटिस बुक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए तो प्यून खुश हो गया। वाह नेताजी, ये हुई ना बात। ऐसा कहकर प्यून तो चला गया, पर मिश्रा सर गट्टू की तरफ देखकर कुछ सोच रहे थे। कल नेताजी जयंती है और ये गट्टू भी बच्चों का नेता बनकर घूमता है। कल अगर गट्टू को अभिवादन समारोह में नेताजी बनाकर पेश किया जाए और चिंकी को, वाह वाह, फिर तो अभिवादन समारोह में 4 चांद लग जाएंगे। मिश्रा सर खुश हो गए और उन्होंने गट्टू चिंकी से कहा, गट्टू चिंकी, तुम दोनों मेरे साथ हेडमास्टर के कैबिन में चलो। 23 जनवरी की सुबह हो गई। स्कूल के सारे बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अभिवादन करने स्कूल पहुंचे। बच्चों, आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसी दहाड़ लगाने वाले नेताजी अपने खून के आखिरी कतरे तक आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। नेताजी जैसे महान क्रांतिकारक की वजह से ही आज हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले पा रहे हैं। मैं हेडमास्टर पांडे जी से विनती करता हूं कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का पूजन करें। सारे बच्चे और टीचर खड़े हो गए। हेडमास्टर पांडे ने नेताजी की प्रतिमाओं को फूलों का हार अर्पण किया और उनको अभिवादन किया। सब लोग तालियां बजाने लगे और फिर नीचे बैठने लगे। तभी मिश्रा सर बोले, बैठो नहीं, सब लोग खड़े ही रहो, क्योंकि अब आपके सामने खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अपनी सेना के साथ आने वाले हैं। यह सुनकर सारे उपस्थित दंग रह गए और इधर उधर देखने लगे। तभी बिगुल और बैंड की आवाजें आने लगी। सारे लोग पीछे देखे तो गट्टू नेताजी की भेष में चलते हुए आ रहा था। गट्टू के पीछे चिंकी और बाकी बच्चों की फौज सैनिकी ठाट बाट में आ रही थी। सबसे पीछे था बैंड पथक। नेताजी की यह अनोखी एंट्री देखकर सारे उपस्थित तालियां बजाने लगे। गट्टू और सेना सामने आकर थम गए। हमारे बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाजिर हुए हैं। वैसे तो नेताजी का किरदार निभाने वाला गट्टू है, पर हर हिंदुस्तानी के दिल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बसते हैं, इसलिए हमें गट्टू को भी नेताजी कहकर ही पुकारना होगा। आज ना कोई चीफ गेस्ट आएंगे और ना लंबा व्याख्यान होगा। आज आपके नेताजी खुद आपसे रूबरू होंगे। मैं नेताजी से विनती करता हूं कि वो आपको संबोधित करे। नेताजी बना गट्टू माइक के सामने आया और बोलने लगा, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस मिट्टी को चूमकर आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप सब आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हो। ये आजादी पाने के लिए मेरे साथ साथ मेरे अनगिनत साथियों ने प्राणों का बलिदान दिया है और तब कहीं जाके यह आजादी हासिल हुई है। अब यह आजादी की विरासत आपके हिरासत में है। ख्याल रहे कि यह विरासत आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सही सलामत पहुंचे, कोई इसे छीन ना ले और आपको गुलामी की गहरी खाई में ना ढकेल दे। इसलिए इस मिट्टी से एकी और नेकी स्थापित करो और देश का नाम रोशन करो। जय हिंद। यह सुनकर सारे उपस्थित तालियां बजाने लगे। 2 मिनट तक तालियों की बरसात होती रही। जब तालियों का जोर कम हुआ तो मिश्रा सर बोले, आपने अभी अभी नेताजी को सुना। आशा करता हूं कि आपने नेताजी को समझा भी होगा और उनके दिखाए हुए राह पर चलने का फैसला भी किया होगा। इसी आशा के साथ आज का ये अभिवादन समारोह समाप्त होता है। जय हिंद। समारोह समाप्त होते ही सारे उपस्थित मिश्रा सर और गट्टू चिंकी के साथ साथ उनके क्लासमेट्स की प्रशंसा करने लगे। गट्टू चिंकी के साथ सेल्फी लेने लगे।
इस प्रकार गट्टू चिंकी के स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती उत्सव सही मायने में सफल हुआ। 25 जनवरी की शाम गट्टू चिंकी घर आए तो आते ही पापा के पीछे हाथ मुंह धोकर शुरू हो गए। पापा दो ना लिख के। कल रिपब्लिक डे के अवसर पर हमें स्पीच देना ही होगा। मिश्रा सर ने हमें बिना पूछे हमारे नाम डाल दिए हैं। मम्मी आती है और पापा से कहती है, दे दो ना लिखकर, बेचारे कब से पीछे पड़े हैं। अच्छा ठीक है, नोटबुक लाओ। गट्टू नोटबुक देता है। पापा उसे स्पीच लिखकर देते हैं। जाओ मारो रट्टा। गट्टू चला जाता है। पापा चिंकी की नोटबुक लेकर स्पीच लिख देते हैं और चिंकी स्पीच की प्रैक्टिस करने निकल जाती है। 26 जनवरी की सुबह हो गई। गट्टू चिंकी तैयार होकर पापा के साथ स्कूटी पर बैठकर स्कूल के लिए निकले। रोड पर काफी ट्रैफिक था। सारे लोग झंडा वंदन करने के लिए एक साथ बाहर निकले थे और तेजी से अपने अपने वाहन भगा रहे थे। इधर पापा के पीछे बैठा गट्टू अलग ही दुविधा में था। वो सारा स्पीच भूल गया था और याद करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक कॉलेज स्टूडेंट तेजी से अपनी बाइक पर उनको ओवरटेक करके निकला और सामने जाकर उसने तेजी से बाइक को ब्रेक लगाया। पापा ने भी स्कूटी रोक दी। गट्टू चिंकी ने देखा एक सीनियर महिला को बाइक का धक्का लगा था। क्यों रे लड़के, अंधे हो क्या? आप अंधी हो क्या? बात करने की तमीज नहीं है तो सड़क पर बाइक न चलाओ। भाई मुझे अधिकार है, मैं कैसे भी कहीं भी बाइक चला सकता हूँ। आपको प्रॉब्लम हो तो आप सड़क से दूर रहो। ऐसा कहकर लड़का तेजी से निकल गया। महिला भी निकल गई। पापा कहने लगे, बच्चों तुम इस पर ध्यान ना दो, अपने स्पीच पर कंसंट्रेट करो। पापा ने स्कूटी स्टार्ट की और वो आगे बढ़ने लगे। रेड सिग्नल मिला तो पापा ने स्कूटी रोक ली, लेकिन बाकी वाहन सिग्नल मिलने पर भी बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। गट्टू यह सब नोटिस कर रहा था। कितने लापरवाह हैं ये सब, इधर रूल तोड़ेंगे और स्टेज पर जाकर लंबे लंबे भाषण देंगे। भाषण से याद आया, गट्टू भाषण तो याद है ना? पापा की बात सुनकर गट्टू का डर खत्म हो गया था। पापा भाषण तो भूल गया, पर क्या बोलना है वो समझ गया। गट्टू चिंकी स्कूल पहुंचे तो झंडा वंदन हो चुका था और बच्चों के स्पीच शुरू हो गए थे। गट्टू चिंकी को देखकर मिश्रा सर उनके पास आए और बोले, ये कोई टाइम है आने का? मुझे तो लगा तुम आओगे ही नहीं। चिंकी अब तुम्हारी ही बारी है, जाओ। चिंकी स्टेज पर गई और भाषण देने लगी। उसका भाषण सुनकर सारे उपस्थित चीफ गेस्ट और हेडमास्टर पांडे खुश होकर तालियां बजाने लगे। चिंकी का भाषण खत्म होते ही गट्टू की बारी आई। मिश्रा सर ने गट्टू को आगे किया। गट्टू माइक के सामने खड़ा हो गया। उपस्थित गट्टू की तरफ देखने लगे कि अब वो क्या बोलेगा। तभी गट्टू ने बोलना शुरू किया। सभी ने यहाँ अच्छे अच्छे स्पीच दिए, अच्छी बातें कही। मेरे पापा ने भी मुझे स्पीच लिखकर दिया था, पर मैं वो भूल गया हूँ। गट्टू की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है। हमारे देश में लोकतंत्र है, हमें संविधान में अधिकार मिले हैं। हम सब अधिकारों के लिए झगड़ते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, पर क्या हम अपने कर्तव्यों को लेकर सीरियस हैं? स्कूल आने में हम लेट हो गए क्योंकि हम सिग्नल पर रुक गए। जो सिग्नल पर रुके नहीं वो झंडावन करने टाइम पर आ गए। क्या यही गणतंत्र है? तेज बाइक वाले ने एक महिला को ठोक दिया और कहने लगा कि वो जैसे चाहे वैसे बाइक चलाएगा। क्या यह है गणतंत्र? आज का ये समारोह तो बस एक फॉर्मेलिटी है। गणतंत्र यशस्वी करना है तो हमें अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य भी समझने होंगे और उनका पालन करना होगा। तभी सही मायने में गणतंत्र दिवस सफल रहेगा। जय हिंद, जय भारत। गट्टू की स्पीच खत्म हो गई और तालियों की बरसात होने लगी। सारे उपस्थित खड़े होकर तालियां बजाने लगे क्योंकि गणतंत्र का सही अर्थ गट्टू ने उन्हें समझा दिया था। रिपब्लिक डे। गट्टू और चिंकी के स्कूल में
आज काफी चहल पहल थी और सभी बच्चे सुबह से ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। आज रिपब्लिक डे था और हर साल की तरह इस साल भी रिपब्लिक डे को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। सेलिब्रेशंस के लिए सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम था और उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी थे, जहां गट्टू ने क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। वहीं चिंकी पैट्रियोटिक सॉन्ग सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी। चलो चलो हम ग्राउंड में चलते हैं। हाँ, फ्लैग होस्टिंग का टाइम हो गया है। गट्टू, चिंकी और बाकी सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में आकर अलग अलग लाइंस में खड़े हो जाते हैं। फिर स्कूल प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट ने आकर तिरंगा फहराया। जैसे ही तिरंगा हवा में लहराना शुरू हुआ, स्कूल बैंड ने जन गण मन बजाना शुरू कर दिया। देशभक्ति की भावना से भरा हुआ ये मोमेंट सबके दिलों में देश के लिए गर्व की फीलिंग जगा रहा था। फ्लैग होस्टिंग के बाद स्वीट्स बांटे गए और सभी लोग स्कूल ऑडिटोरियम की ओर चल दिए, जहां आज सारे कल्चरल प्रोग्राम्स और कंपटीशन हो रहे थे। ऑल द बेस्ट चिंकी, मुझे पूरा यकीन है कि पैट्रियोटिक सॉन्ग सिंगिंग कंपटीशन तुम ही जीतोगी। थैंक यू गट्टू। कंपटीशन में बच्चों ने बहुत सारे देशभक्ति के गाने गाए। चिंकी ने जिस तरह से वंदे मातरम गाया, उससे सभी को गूस बम्स आ गए। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा और चिंकी को ही कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। इसके बाद शुरू हुआ क्विज कंपटीशन। जैसे जैसे क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता गया, एक एक करके बाकी कॉम्पिटिटर्स बाहर हो गए और लास्ट राउंड में गट्टू और बंटी के बीच टाई हो गया। अब टाई ब्रेकर के लिए मिश्रा सर ने सवाल पूछा, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? जहां बंटी सवाल का जवाब सोचने लगा, वहीं गट्टू ने बजर प्रेस कर दिया। हाँ गट्टू, बताओ जवाब। भारत के पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शाबाश गट्टू, सही जवाब। गट्टू को क्विज कंपटीशन का विनर अनाउंस किया गया और चिंकी और सभी बच्चों ने खूब तालियां बजाई। गट्टू और चिंकी को स्टेज पर बुलाकर प्रिंसिपल सर और चीफ गेस्ट ने मेडल्स पहनाए और उन्हें सर्टिफिकेट्स और एक एक बुक प्राइज में दिया गया। जब गट्टू और चिंकी वापस घर आए तो मम्मी और पापा उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। आज रिपब्लिक डे में बहुत मजा आया। स्कूल में सेलिब्रेशन भी हुआ और हमने कंपटीशन भी जीता। अरे वाह बच्चों। चिंकी के वंदे मातरम गाने पर तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा था। हाँ मम्मी, और गट्टू ने जिस तरह क्विज के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर दिए, उससे सभी बहुत इम्प्रेस हुए। वाह बेटा, तुम दोनों ने तो गर्व से हमारा सर ऊंचा कर दिया। चिंकी काफी एक्साइटेड होकर दिन भर की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस की स्टोरी मम्मी और पापा को बताने लगी। वहीं गट्टू प्राइज में मिले बुक्स को अनरैप करने लगा। ऊपर का कवर हटाने पर उसे बुक का नाम नजर आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अरे, हमें तो प्राइज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक मिली है। बेटा, रिपब्लिक डे के दिन इससे बेहतर अवार्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में इसी कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के कारण हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं। गट्टू बुक के पेजेस पलट रहा था और उसे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नजर आया। पर पापा, यहाँ प्रीएम्बल वाले पेज में देखो क्या लिखा है। यहाँ तो लिखा है कि हम भारत के लोग आज 29 नवंबर 1949 को इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर हमने इसे 29 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, तो फिर 26 जनवरी की डेट कहाँ से आ गई? चिंकी भी ये सुनकर हैरान हो गई। उसने भी झुककर दोबारा प्रीएम्बल को देखा। हाँ, यहाँ तो 29 नवंबर 1949 लिखा है। फिर हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? ये सुनकर मम्मी मुस्कुराती है और बच्चों से कहती है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी। सुनाओ ना मम्मी। हाँ, प्लीज सुनाओ ना। मम्मी ने लैपटॉप पर बच्चों को भारत की आजादी की लड़ाई और उससे जुड़े लोगों की तस्वीरें दिखानी शुरू की और 26 जनवरी के पीछे की कहानी सुनाई। 20th सेंचुरी की शुरुआत में जो भारत के फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स थे, वो ब्रिटिश राज से पूरी तरह आजादी की बात नहीं करते थे। उस वक्त के हालात को ध्यान में रखकर वो लोग सिर्फ भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकार और एक डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे। डोमिनियन स्टेटस मतलब? डोमिनियन स्टेटस मतलब भारत में एक ऐसी सरकार जिसमें सारे लोग भारतीय ही होंगे, लेकिन हम खुद को ब्रिटिश राज का हिस्सा मानेंगे।
हमारी खुद की चुनी हुई सरकार भी ब्रिटिश क्राउन के नीचे काम करेगी। ओ, मतलब फ्री दिखते हुए भी हम एक तरह से गुलाम ही होते। हाँ, लेकिन कुछ युवा क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग किसी भी तरह की गुलामी के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें चाहिए थी अंग्रेजों से पूरी आजादी। फिर क्या हुआ? आखिर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों की तरह ही बाकी लीडर्स भी पूरी आजादी के बारे में सोचने लगे। और फिर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े लीडर्स ने 1929 में लाहौर में एक बड़ी मीटिंग की और एक फैसला लिया कि भारत अब अंग्रेजों से पूरी आजादी के लिए लड़ेगा। उन्होंने 26 जनवरी 1930 को तिरंगा लहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा की और ये प्रण लिया कि हम हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनकर गट्टू और चिंकी एकदम सरप्राइज्ड हो गए। 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त को होता है। हाँ, वही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस स्टोरी की कि 26 जनवरी कैसे इंडिपेंडेंस डे से रिपब्लिक डे में कन्वर्ट हो गया। अब गट्टू और चिंकी और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ मम्मी की बातें सुनने लगे। तो 1930 के बाद हम हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे ताकि सबको ये याद रहे कि हम पूरी आजादी पूर्ण स्वराज के लिए लड़ रहे हैं। और 17 साल बाद 1947 में फाइनली देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को? बिल्कुल सही। तो 15 अगस्त 1947 को आखिर अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और इस तरह 15 अगस्त हमारा रियल इंडिपेंडेंस डे बन गया। और 26 जनवरी? इसीलिए आजादी के बाद जब हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर के लीडरशिप में अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन तैयार की तो प्रिएम्बल के मुताबिक वो 29 नवंबर 1949 ही अडॉप्ट हो चुका था, लेकिन हमने उसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से लागू किया ताकि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मना सके, क्योंकि हमारी आजादी की लड़ाई में 26 जनवरी का बहुत बड़ा महत्व था। ओ, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 से देश में लागू किया गया और हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। समझ गए बच्चों? हाँ पापा, हाँ, अब समझ में आ गया 26 जनवरी का पूरा महत्व। भारत के इतिहास की इतनी खास बात जानकर गट्टू और चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं और मन में प्रण करते हैं कि हमेशा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक और देशभक्त भारतीय की तरह रहेंगे। माखन चोर हरी और परी दादी के गोद में बैठे थे। दादी भजन गा रही थी, सोसाइटी की औरतें भी साथ दे रही थी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। 12 बजने ही वाले हैं। दादी, कान्हा जी का नाम भी पैया की तरह हरि था? हारी गुड़िया, कान्हा जी के कई सारे नाम थे। गोपाल, हरि, कान्हा, कृष्णा, माखन चोर। माखन चोर? हाँ, कान्हा जी माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहते हैं। तभी पापा आते हैं। चलो 12 बज गए, पूजा शुरू करें। पूजा शुरू होती है और फिर पूजा समाप्त होती है। मम्मी सबको प्रसाद देती है। प्रसाद खाकर सारी औरतें अपने अपने घर चली जाती है। हरी, तू मेरे साथ किचन चल। परी, तू दादी के साथ सोने चली जा। आप भी जाइए। पापा, परी और दादी सोने के लिए चले जाते हैं। हरी मम्मी के साथ किचन में आता है। किचन में एक सजाया हुआ मटका रखा था। हरी, कल दही हंडी फोड़नी है ना? चल हम दोनों मटके में माखन भर देते हैं। मम्मी और हरी मिलकर हंडी में गोपाल काला भरते हैं। हंडी भरने के बाद मम्मी फूलों से हंडी ढक देती है और फ्रिज में रख देती है। चल, अब मैं सोने जा रही हूँ।
तू भी सो जा। गुड नाइट। मम्मी चली जाती है। तब हरी सोचता है, मेरा नाम भी हरी है, कान्हा जी का नाम भी हरी था। कान्हा जी को माखन चोर कहते हैं, फिर मुझे क्यों कोई माखन चोर नहीं कहता। हरी के दिमाग में आइडिया आता है। आइडिया, अगर मैं इस हंडी में से सारा माखन चुरा लूंगा तो सब मुझे भी कान्हा जी की तरह माखन चोर कहेंगे। हरी फ्रिज खोलता है और मटका निकालता है। मटके में से सारा माखन बड़े से बर्तन में निकालता है और मटका फूलों से ढक देता है। अब ये बर्तन अपने कमरे में छिपा देता हूँ। हरी कमरे में बर्तन छिपा देता है और सो जाता है। दूसरे दिन सोसाइटी के सामने मैदान में सब इकट्ठा होते हैं। ढोल ताशे बजते हैं, हांडी लटकी हुई है। हरी और परी दादी के साथ है। बाकी बच्चे नाच रहे हैं। चलो बच्चों, बहुत हुआ नाचना, अब दही हांडी फोड़ो। पापा की बात सुनकर हरी खुश हो जाता है। अब आएगा मजा। सोसाइटी के मोटे मोटे लड़के हांडी के नीचे इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए हांडी तक पहुंचते हैं। सबसे ऊपर गोलू भैया थे। गोलू भैया हांडी में हाथ डालते हैं तो हांडी एकदम खाली थी। अरे यार, अचानक गोलू का बैलेंस बिगड़ जाता है और सब नीचे गिरते हैं। यह देख सब हंसने लगते हैं। माखन चुराना इतना आसान नहीं है गोलू, फिर से कोशिश करो, उठो। अरे दादी, माखन चुराने के लिए हंडी में माखन तो होना चाहिए। हंडी तो एकदम खाली है। क्या? ये कैसे हो गया? अरे कल रात ही तो मैंने हरी के साथ मिलकर हांडी भर कर रखी थी। क्यों हरी, किसने चुराया माखन? कौन है माखन चोर? दादी की बात सुनकर हरी जोर से नाचने लगता है। मैं हूँ माखन चोर, मैं हूँ माखन चोर, कहो कहो मुझे माखन चोर कहो। अरे ओ माखन चोर, ये क्या कह रहा है? दादी, कल रात मैंने सारा माखन चुरा लिया था ताकि सब मुझे भी माखन चोर कहे। यस। ये लड़का भी ना एकदम पागल है। तू माखन चोर है पर तू पगला माखन चोर है। ऐसा क्यों कहती हो दादी? पगले, कान्हा जी अकेले माखन नहीं चुराते थे, अपने दोस्तों के साथ चुराते थे और उन्हें भी खिलाते थे। तूने तो दोस्तों को नाराज कर दिया। जा और माखन लेकर आ। लाता हूँ, पर एक शर्त है। क्या? दही हांडी तो मैं ही फोड़ूंगा। हरी, तू छोटा है अभी, अगले साल फोड़ना। कान्हा जी भी तो छोटे थे, उनके मम्मी पापा तो उन्हें नहीं रोकते थे। हरी की बात सुनकर सबको हंसी आती है। जा माखन चोर, माखन लेकर आ। हांडी भी तू ही फोड़ना। यस। हरी माखन का बर्तन लेकर आता है। मम्मी मटके में माखन डालती है। बच्चे फिर से एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। सबसे ऊपर हरी होता है और हरी दही हांडी फोड़ता है। जय बोलो माखन चोर की जय। लंका दहन। जब राम और लक्ष्मण वानर सेना समेत सीता जी की खोज कर रहे थे, उस समय एक ऐसा क्षण आया जब सभी भारत के दक्षिणी तट पर आकर रुक गए। दूर दूर तक फैला समुंदर और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब हनुमान समुंदर के ऊपर से उड़ते हुए सीता को ढूंढने लंका पहुंचे। लंका पहुंचकर वो सीता की तलाश करने लगे। कहाँ है माता सीता? तभी उन्हें अशोक वाटिका दिखाई दी। वो अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने देखा कि एक दुखी स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है। हो ना हो, यही सीता माता हैं। वो उनके पास गए। उन्हें देखकर सीता डर गई। कौन हो तुम? क्या तुम्हें रावण ने भेजा है? नहीं माता, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। मैं रामदूत हनुमान हूँ। नहीं, तुम रामदूत नहीं हो सकते। तुम अवश्य ही रावण के कोई मायावी राक्षस हो और भेष बदल कर आए हो। ये सुनकर हनुमान ने राम की दी अंगूठी
सीता जी को दिखाई और बोले, आप मुझे नहीं जानती, किंतु इस अंगूठी को तो पहचानती हैं। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। उन्होंने ही मुझे ये अंगूठी आपको देने के लिए कहा था और ये कहलवाया है कि वो जल्द ही आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त करवा कर ले जाएंगे। ये चूड़ामणि श्री राम को दे देना और उनसे कहना कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, माता, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस वाटिका से कुछ फल खा सकता हूँ? अवश्य हनुमान, तुम जितने चाहो उतने फल खा सकते हो। सीता जी से आज्ञा पाकर हनुमान एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए मीठे फल खाने लगे। ये फल तो बहुत मीठे और रसीले हैं। इस बीच उन्होंने वाटिका के बहुत से वृक्ष उखाड़ दिए। ये देखकर वाटिका की देखरेख करने वाले सैनिक हनुमान को रोकने आए। रुक जाओ वानर, तुम मुझे खाना खाने से रोकते हो? ये कहकर हनुमान ने उन राक्षसों को उठाकर जमीन पर पटक दिया। लंकेश! इसके बाद और भी बहुत से राक्षस हनुमान से युद्ध करने आए, किंतु हनुमान ने एक एक कर उन सभी को धूल चटा दी। बचाइए लंकेश! ये सूचना जब लंका के राजा रावण के पास पहुंची तो उसने अपने पुत्र अक्षय से कहा, पुत्र अक्षय, तुम अभी जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ। जो आज्ञा पिताजी। अक्षय राक्षस सेना के साथ वाटिका पहुंचा और हनुमान को ललकारते हुए बोला, लंकेश के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ वानर। उससे पहले तुम यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर हनुमान ने अक्षय को पैरों से पकड़ा और जमीन पर पटक कर उसे मार दिया। जय श्री राम! ये देखकर अक्षय के साथ आए राक्षस डर कर वहाँ से भाग गए। लंकेश! लंकेश! अपने पुत्र अक्षय की मृत्यु की सूचना सुनकर रावण और भी क्रोधित हो गया। उसने अपने श्रेष्ठ पुत्र मेघनाद से कहा, पुत्र मेघनाद, उस उदंड वानर को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ, मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। जो आज्ञा पिताजी। मेघनाद कुछ राक्षसों के साथ वाटिका पहुंचा। मेघनाद को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो कोई बहुत बड़ा योद्धा प्रतीत होता है। अब तो क्या हुआ, मैं भी राम भक्त हनुमान हूँ। ये सोचकर हनुमान ने एक पेड़ उखाड़कर मेघनाद की तरफ फेंका। जय श्री राम! पेड़ मेघनाद के ऊपर जा गिरा और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद मेघनाद उठा और हनुमान से युद्ध करने लगा, किंतु हनुमान बहुत आसानी से उसकी हर माया को काट देते। जय श्री राम! अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसे काटकर मैं ब्रह्मा जी का अपमान नहीं कर सकता। उन्होंने मेघनाद से कहा, रुको राक्षस, ब्रह्मास्त्र का उपयोग मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया और नागपाश से हनुमान को बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण ने हनुमान से कहा, मूर्ख वानर, तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? मैं रामदूत हनुमान हूँ। मुझे उन्होंने भेजा है जिन्होंने शिवजी के महान धनुष को तोड़ा, महाबली बाली का वध किया और जिसकी पत्नी को तुम छल पूर्वक हर कर लंका ले आए हो। मुझे उन श्री राम ने भेजा है। बहुत ज्ञान की बातें करते हो, लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। मेरी नहीं, अपितु तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। अभी भी समय है रावण, सीता माता को लौटा दो और प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो। ये सुनकर रावण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने कहा, अभी इस वानर का वध कर दो
तभी सभा में बैठे रावण के भाई विभीषण खड़े हुए और बोले, नहीं भैया, ये दूत है और किसी दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है। इस पर रावण ने सभा में बैठे दूसरे मंत्रियों से पूछा तो उनमें से एक ने कहा, लंकेश, वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, क्यों ना इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए? हाँ, यही सही रहेगा। इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा। और फिर रावण ने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, इस वानर की पूंछ पर कपड़ा लपेटकर उसमें तेल डालकर आग लगा दी जाए। राक्षसी सेना हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटने लगी। हनुमान अपनी पूंछ को लंबा करते गए। फिर राक्षसी सेना ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी और उन्हें छोड़ दिया। हनुमान वहां से कूदकर बाहर आए। जय श्री राम! और फिर एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए पूरी लंका में आग लगाने लगे। जय श्री राम! जय श्री राम! जल्द ही आग फैल गई और पूरी लंका जलने लगी। किंतु इस आग से सीता की अशोक वाटिका और विभीषण का महल नहीं जले। धीरे धीरे हनुमान की लगाई आग में पूरी लंका राख हो गई। फिर हनुमान ने समुद्र में अपनी पूंछ पर लगी आग बुझाई और श्री राम का नाम लेते हुए वानर सेना की तरफ उड़ गए। जय श्री राम! इस तरह हनुमान ने सीता माता का पता लगाया और रावण की लंका दहन की। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।